आ जाएगा तब हम जागेंगे क्या? यहाँ पर ना मैं खंडोड़ी जी से पूछा। खंडोड़ी जी नहीं जी, ऐसा देखिए, ये सीधी सीधी बात है। जो सब काम इसलिए हो रहे हैं कि हमारी जो बाहर की नीति रही है और खासकर सीमाओं के बारे में रही है, मैं समझता हूं कि हमारे पड़ोसी देश से सब समझते हैं कि हम सीधे कभी किसी को सख्ती का कार्रवाई करेंगे नहीं। कभी कभी इक्का दुक्का गिदड़ भपकियां दे देते हैं और करते कुछ नहीं है, जैसे आपने कहा। और खासकर चीन ने हमारे साथ लंबे समय से 59 से जब से कि लद्दाख के अंदर इंस्पेक्टर करम सिंह का और उनके साथियों को मारा गया था, और हमारे पास ऐसा नहीं सूचना नहीं है, लेकिन हमारे राजनीतिक स्तर पर बहुत बड़ी और बहुत दुखदायी कमी रही है कि हमने कभी अपने पड़ोसी देश कर, खासकर चीन को और पाकिस्तान को ये संदेश नहीं दे पाए हैं कि हमारे साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा गंभीर होगा। विशेषकर चीन के साथ हम लोगों ने हमेशा वो फॉर्मूला अपनाया है कि एक गाल पर थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल तैयार है, और तीसरा कहां से लाएंगे फिर? इसके कि जो हाथ थप्पड़ मारने के लिए उठा था उसका हाथ तोड़ देना चाहिए था या तोड़ने का संदेश देना चाहिए था। ये हमारी राजनीतिक कमी रही है और इसी की वजह से जी। तीसरा गाल कहां से लाएंगे? दो पे तो थप्पड़ खा लिए। नहीं, तीसरा गाल तो दो तो खा लिए, उसके बाद सिर तो है ना, आपको सिर झुकाइए, उनके पांव में बढ़िए। सिर तो है ना आपके पास, वो देश का सिर नीचा हो रहा है जी। अरुण वाजपेयी साहब, मुझे ये बताइए, अमेरिका 7 समंदर पार पाकिस्तान में घुस के एबटाबाद में अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराता है। ड्रोन हमलों से बलूचिस्तान और सरहदी सूबा प्रांत जो अफगानिस्तान से लगती पाकिस्तान की सीमा है, वहां पर हमले करता है, अल कायदा को और तमाम आतंकवादियों को मार गिराता है। हमको सीख देता है कि शांति बरतो, और हम शांति बरतते हैं। हम कब तक शांत रहेंगे? क्या हम अपनी कमजोरी को अपनी महानता बताना चाहते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, यहां पर मैं वहीं से पॉइंट आगे लूंगा जहां की जनरल खंडूरी साहब ने अभी बोला। हाँ। अब जनरल खंडूरी साहब जो हैं सेना के बड़े सीनियर अफसर थे और अब राजनेता भी हैं, इसलिए वो बहुत बैलेंस बात कर रहे हैं। पर मेरी बात उनसे थोड़ी सी अलग है इस क्षेत्र में। देखिए साहब, आज भारत के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है और 5वीं सबसे बड़ी नेवी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं इस पे लिखता हूं उस क्षेत्र पे, हमारे पास अगर एक चीज की कमी है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की, वरना सेना आज भी इन सबको सबक सिखाने में सक्षम है। ये याद रख लीजिए कि आज के जमाने में कोई विश्व युद्ध नहीं होने वाला, ना कोई बड़ा युद्ध हो सकता है। सेना ने ये तो 62 में भी कहा था सेना ने ना, बासा सेना ने नहीं कहा था साहब। ये आज की मैं जो घटना, आज की जो बात बता रहा हूं, हाँ। वो ये बता रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि मैं आपको उदाहरण देता हूं। हाँ। 1987 में हाँ। चीन ने नथुला में घुसा था। सुबह उसके आप कम से कम 500-600 जवान और अफसर नथुला में घुस गए। पूरे दिन लड़ाई चली और दोनों तरफ से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और जो चीन मुंह कर खाकर वापस गया, उसके बाद 20 साल चीन ने कुछ नहीं बोला। तो उस वक्त तो हम कुछ भी नहीं थे। हाँ। आज तो हम बहुत कुछ हैं। हाँ। सवाल उठता है कि राजनीतिक इच्छा, अभी परसों की बात ले लीजिए। हाँ। कि भारतीय 2 पोस्टें हैं वही चुमार सेक्टर में लद्दाख में। हाँ। जब भारतीय पेट्रोल वहां जा रहे थे हाँ। तो चीन अंदर घुसाए, बोले आप वहां नहीं जा सकते, वो भारत का हिस्सा है और उन्हें वापस आना पड़ा। मैंने भी बहुत पेट्रोल किया, बहुत उन इलाकों में गया हूं, आज तक कभी ऐसा हमें हुक्म नहीं था। हाँ। और अगर होता रहा तो हम वही जवाब भी दे रहे। चीन भी हमसे बहुत डरता था। हाँ। आज क्यों नहीं डर रहा है? क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति बिल्कुल हवा में है। दूसरा एक चीज और बताना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। हाँ। कि आज इस पूरे हमारे राजनेता जो हैं वो सलाह लेते हैं इस सामरिक क्षेत्र में नौकरशाहों से। अरे जो लोग इस क्षेत्र में एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भारतीय सैनिकों से, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ सिस्टम तो कर लाने को तैयार नहीं है। और अभी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी है वो भी लाने को तैयार नहीं है, ना उनको बुलाया जाता है CCPA की बैठक में। तो अगर आप
जिनको कोई जानकारी नहीं है इस क्षेत्र में, वही सब डिसाइड कर रहे हैं। तो यही तो घटनाएं घटेंगी जो घट रही, और क्या होगा बताइए। मेजर जनरल खंडूरी नाथुला का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि मुझे लगता है कि शायद 87 जो कोट किया है और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, शायद वर्ष थोड़ा सा मिसमैच हो गया हो सकता है। लेकिन खंडूरी साहब, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या अब हमारे देश की पूरी सिक्योरिटी सिस्टम को जागना नहीं चाहिए, और कैसे हम सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ें, वरना इससे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पड़ोसी तो हमको पूरा आइसोलेटेड कर देंगे, जो कि लगातार कर रहे हैं। देखिए, सवाल जैसे ब्रिगेडियर साहब, देखिए ऐसा है कि जो ब्रिगेडियर वाजपेयी ने भी कहा, उसी बात को मैं समर्थन करता हूं। और सबसे पहली जो बुनियादी चीज हमारे देश में होनी है कि सेनाओं का, तीनों सेनाओं का और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो सम्मान मिलना चाहिए, जिससे उनका राय लेनी चाहिए, वो नहीं ली जाती है। आज किसी भी देश में देखिए, हमारे जो पड़ोसी देश में है, उस प्रकार का वातावरण नहीं है। अगर आप राय लेंगे गलत आदमियों से तो नतीजा वही होगा। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1962 में जब स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और वो श्रीलंका जा रहे थे, उन्होंने पुणे में अपना हवाई जहाज एयरफील्डिंग के लिए उतारा था और उन्होंने वहां पर भाषण दिया था 1962 में कि मैंने अपने सेना के अधिकारियों को कहा था कि किक द चाइनीज आउट ऑफ आवर कंट्री, विदाउट नोइंग कि उसका इम्प्लीकेशन क्या है, वहां 62 में हमारी सेना की स्थिति क्या है। इस प्रकार की जो राय और मशवरा दिया जाता है वो तथ्यों के ऊपर नहीं है, अपनी शक्ति के आधार पर नहीं है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात है कि आपको सेना को शक्ति नहीं देनी पड़ेगी, उनसे राय मशवरा नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन जमीन के अंदर अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। आपने अमेरिका को उदाहरण दिया है, वो वहां जाकर ड्रोन से जाकर के और अपने पाकिस्तान के अंदर घुसकर काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो शक्ति उपलब्ध है। आज हमारी सेनाओं की शक्ति बड़ी है, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन उसका संदेश पूरे दुनिया भर में जाना चाहिए। अगर हम लोगों को अपनी सेना को अपमानित करते रहेंगे, उनको कोई अपना निर्णय करने में, देश की नीति बनाने में हिस्सेदारी नहीं बनाएंगे, तो हालित ऐसा ही होगा जैसा अभी हो रहा है। अरे भाई, जब आप तुष्टीकरण की नीति करेंगे, जब आप घर में के भीतर पकड़े गए आतंकवादियों को दामाद जैसा ट्रीटमेंट देंगे, जब आप उनको चिकन बिरयानी खिलाएंगे आतंकवादियों को, जब एक ये सॉफ्ट स्टेट होने की एक मैसेज जब खंडूरी साहब दुनिया भर में ट्रेवल करेगा, तो फिर तो पड़ोसी हमारे ऊपर हावी होंगे ही, और हावी हो रहे हैं। श्रीलंका जैसा देश वो हमको आंखें दिखाता है, जो नेपाल में माओवादी बैठे हैं वो आंखें तरेरते हैं। फिर पाकिस्तान और चीन तो इनके मुकाबले बहुत बड़ी बात हो गई। वो तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है अतुल जी। अगर हम कमजोर समझे जाते हैं, और जैसे कहावत है, गरीब की बीवी सबकी भाभी, वही प्रकार हमारे साथ हो रहा है। और अगर हमारी शक्ति वास्तव में कम नहीं है तो उसको ठीक करना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, संदेश जाना चाहिए कि देश के पास सारी शक्ति है, देश को सम्मान दिया जाता है, हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर संबंधित बातें सीमाओं से संबंधित है, उसके काम किया जाता है। अगर आप सेना को हुक्म देंगे कि आप कुछ मत करना, और चाहे वहां अपना पाकिस्तान हो या चीन हो, अंदर घुस के कुछ भी आए, हमारे सैनिकों का गर्दन काट के भेज दे, आप चुपचाप उसको बर्दाश्त करेंगे, तो अगली दफे और ज्यादा गरूरता से वो बात करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। जी, वाजपेयी साहब, जम्मू कश्मीर में भारत का झंडा जला दिया जाता हो, वहां सेना के जवान पीछे से लात जूते चप्पल डंडे खाते हो लोगों के या अलगाववादियों के, लेकिन उनको फायरिंग करने का अधिकार नहीं है। वो अपनी बंदूक बचाता है, बंदूक से लिपट के अपनी जान बचाता है अधिकारी, और भीड़ उसको मार रही होती है। ये हमारे यहां पॉलिटिकल सिस्टम है क्या? आतंकवादी खुलेआम जल थल नभ हर जगह से हमारे यहां घुस रहे हैं। पुरुलिया में अब आप हथियार गिरा के चले जाते हो, पता नहीं चलता। आतंकवादी घुसाते हैं समंदर से, हमारे यहां सबसे बड़ा आतंकवादी हमला कर देते हैं, चले जाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। आखिरकार हम घर के भीतर के दुश्मनों से पहले निपट लें, बाहर के दुश्मनों की बारी तो बाद में आएगी। अमिताभ जी, मैं यहां पर चंद एक पॉइंट कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। हाँ। देखिए, आपने बहुत अच्छे मुद्दे पर की तरफ इशारा किया है। देखिए, मैं आपके ध्यान 2-3 बातों पे की तरफ इंगित करता हूं। हाँ, हाँ। पहली बात तो लीजिए, अभी हाल का जो घटना घटी है, ये जो बटाला हाउस की, ये बटाला हाउस में जो इतनी राजनीति चल रही है, बड़े बड़े नेता केंद्र के और कहीं और के भी, आपको पता है कौन है वो, ये कह रहे हैं कि इंडियन मुजाहिदीन जहां की कोई चीज ही नहीं है, जबकि इंडियन मुजाहिदीन
इसी सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ है, यूएन में प्रतिबंधित है, और ये लश्कर तैयबा का अंग है जो कि भारत में उन्होंने खड़ा किया है। वर्ष 2000 में भटकल बंधुओं ने इसकी जन्मभूमि बनी है। हाँ। और आज इसके सेल पूरे हिंदुस्तान में फैले हैं, और हमारे राजनेता कहते हैं ये है ही नहीं। अरे हमारे पहली राजनेताओं बात। ने अच्छा हुआ कि जिस जज ने फैसला दिया था शहजाद अहमद के खिलाफ, उसका धर्म और उसकी जाति नहीं पूछ ली। दिग्विजय सिंह साहब हो, चाहे वो शकील अहमद साहब हो, सलमान खुर्शीद हो, इन जैसे नेताओं ने अच्छा हुआ जज साहब की जाति नहीं पूछ ली। इतना रहम किया इन्होंने हमारे सिस्टम के ऊपर। गजब बात हो गई भाई। यही नहीं साहब, एक और चीज मैं आपका तरफ बताता हूं कि वहां पे अभी अमेरिकी जो डबल एजेंट था हेडले ने, उसने कहा है साहब इशरत जहान का नाम आया है, लश्कर तैयबा की वेबसाइट में इशरत जहान का नाम है, और उसके साथ जो 3 आतंकी थे वो सील ठुके आतंकी लश्कर तैयबा के हैं। वो कहा जा रहा है कि वो अब हमारी सीबीआई उसके बिल्कुल साइलेंट है। अरे भाई आप इन्वेस्टिगेट करिए तो आप उस पर साइलेंट क्यों होते हैं? और फिर आप आईबी को अगर इस तरह करेंगे, जबकि आईबी तो काम खुफिया है, खुफिया एजेंसी के खिलाफ अगर उनके सारे कॉन्टैक्ट्स आप दुनिया के सामने ले आएंगे तो खुफिया एजेंसी तो पंगु हो गई। फिर अभी 2014 के बाद क्या होगा? ठीक बात है। वाजपेयी जी, फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगा मेजर जनरल खंडूड़ी से। खंडूड़ी साहब, योर फाइनल कमेंट प्लीज। मैं फाइनल कमेंट तो अभी जैसे मैंने बता दिया है कि देश को शक्तिशाली होना होगा और संदेश देना होगा। देश को शक्तिशाली बनाने के लिए अपना सैनिक दृष्टिकोण से जो सेना के बारे में दृष्टिकोण है उसमें बदलना पड़ेगा। और जैसे आपने अभी एक बात कही थी कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से हमारे सैनिकों को और सैनिक बलों को ऊपर उनके हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं, इस प्रकार की बात इसलिए होती है मेरे समझ में। मेरा जो अनुभव है कि जितने राजनीतिक नेता हैं उनके अपने कोई निकट सगे संबंधी कोई फौज में नहीं है, कोई उन्होंने कभी उस प्रकार पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाकर नौकरी नहीं की है, जहां कि उनको कहा जाता है कि चुपचाप सहना, गोली मत चलाना, आपके ऊपर जब तक गोली कोई चलाता नहीं तब तक गोली मत चलाइए। और इसलिए मैं समझता हूं शायद हमारा देश की सैनिक शक्ति को असली अच्छी मजबूत करना और उसको शक्तिशाली बनाना में भी ये जो हमारे कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है उसको भी शुरू करना चाहिए, ताकि लोगों को ये आभास हो कि किस प्रकार से मिलिट्री में पैरामिलिट्री फोर्सेस में लोगों को क्या कठिनाई होती है। जब आप हुक्म देते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई आपको पत्थर मार जाए लेकिन आप उसका विरोध न करें, ये परिस्थिति हमारे कम से कम बड़े नेताओं के बच्चों को तो महसूस होना चाहिए और उनको वहां इस प्रकार की ड्यूटी करनी चाहिए। जी, जैसे ब्रिटेन में होता है या बाकी दूसरे यूरोपीय देशों में होता है, जो राजघराने के लोग होते हैं वो कम से कम सेना में सर्व करते हैं और उनको नियम कायदे पूरे पता होते हैं, उसके बाद वो अपने आप को पॉलिटिकली आगे बढ़ाते हैं। जी अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी प्लीज। देखिए, हिंदुस्तान जब भूखा था, अमेरिका से लाल गेहूं आता था तो हिंदुस्तान को 2 जून की रोटी मिलती थी। हमारे खेत इतना गेहूं नहीं पैदा कर सकते थे कि हिंदुस्तान का पेट भर जाए। उस भूखे दरिद्र हिंदुस्तान ने सेना के इतिहास में सबसे उजला पक्ष जिया। वो समय था इंदिरा गांधी की लीडरशिप का। मैं पार्टी से ऊपर उठकर बात करता हूं। मेरे लिए भाजपा भी बराबर और ये कांग्रेस भी बराबर, इंदिरा जी भी बराबर और वाजपेयी भी बराबर। अकेली प्रधानमंत्री थी जिसने सेना के मनोबल को शिखर पर ले जाके खड़ा कर दिया। भूखा देश, नंगा देश, पहनने को कपड़े नहीं, किसी भी पैरामीटर पर देख लीजिए, इंडेक्स सेंसेक्स किसी पैरामीटर पर भारत आज 50 गुना ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली है। इंदिरा गांधी कहां से लाएंगे उस दौर के? लेकिन आपके पास इंदिरा नहीं है। इंदिरा नहीं है। कमजोर भारत, वियतनाम पर अमेरिका हमला करता है तो बोलता था, इंदिरा गांधी बोलती थी। मजबूत भारत, परमाणु शक्ति भारत, आज महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत, दुनिया की नंबर 2 की हैसियत की सेना रखने वाला भारत मौन हो जाता है। आज नहीं बोलता मारे डर के। नाम ही मनमोहन अब सिंह है। कहां से? नहीं, मैं उस बहस में भी नहीं जाता। वो मनमोहन से सवाल नहीं होगा। नरसिंह राव जी थे, उनका भी पराक्रम हमने देखा। हाँ। ये समृद्ध भारत कमजोर क्यों हो गया और गरीब भारत बहादुर कैसे था?
अंतर तो केवल एक ही आया जी। तब तो सेना भी संख्या में कम थी हमारे पास, क्योंकि देने को तनख्वाह भी नहीं थी भारत के पास। इंदिरा गांधी का अंतर है और कोई अंतर नहीं। और दूसरी बात कहूंगा, जिनको साइकिल में पंचर जोड़ने का शऊर नहीं, वो जगुआर और सुखोई खरीदने का फैसला करते हैं। एयरफोर्स में मेजर जनरल बाबा थे,